Given below are two statements. Statement 1 है on passing HCl gas through a saturated solution of BaCl2 at room temperature white turbidity appears. और statement 2 है when HCl gas is passed through saturated solution of NaCl sodium chloride यानी is precipitated due to common ion effect. देखो जब पहला है BaCl2 में जब आप ऐड करो, देखो BaCl2 पहली बात देख कंपेयर अगर आप करो, जो BaCl2 की सोल्युबिलिटी है वो थोड़ी कम है NaCl से. NaCl इज मोर सोल्युबल देन BaCl2. ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान देना. अब दूसरी बात ये है कि जब BaCl2 का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हो यानी डिसोल्व करते हो तो कैसे बनेगा, ये Ba2 प्लस एंड Cl नेगेटिव. ठीक है, 2Cl नेगेटिव लिख लिया. अब इस बात को ध्यान देखो, जैसे इसमें आप HCl गैस पास करते हो, HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आराम से ब्रेक हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा कुल मिला के. अब इसमें देखो जैसे ही BaCl2 के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ये BaCl2 था, इसमें HCl डाल दिया आपने, इसमें Ba2 प्लस आयंस थे और Cl नेगेटिव आयंस थे. अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही बढ़ गया डाला आपने, तब इसमें Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ गई. ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था थोड़ा और ये स्ट्रॉन्ग है. अब ये देखोगे तो ये कॉमन आयन इफेक्ट वाला फंडा लग गया. अब देखो एज पर ली चेटलियर प्रिंसिपल और कॉमन आयन इफेक्ट के जो कंसेप्ट है उनको कंबाइन करो तो क्या है कि अगर प्रोडक्ट साइड में ये बढ़ गया तो जो इक्विलिब्रियम करेगा वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा. अब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब जो BaCl2 की जो सोल्युबिलिटी थी, जो जितना सोल्यूबल हो रहा था, सोल्यूबल सॉल्यूशन बना था, वो क्या होगा, वो लेस सोल्यूबल हो जाएगा, यानी थोड़ा डिसोल्यूशन होना उसका कम हो जाएगा. अब पहले सपोज जितना सोल्यूबल हो रहा था, अब जैसे HCl गैस पास हुई, BaCl2 जो ब्रेक हो चुका था सोल्यूबल, अब वो वापस अनसोल्यूबल हो जाएगा. अब क्योंकि BaCl2 क्या है, वाइट सॉलिड होता है, तो बेसिकली क्या होगा, जब वो तरह से अनडिजोल्व काइंड ऑफ एक्टिविटी होगी तो ये जो BaCl2 एक वाइट टर्बिडिटी, दूधियापन सा, धुंधलापन सा वाइट टर्बिडिटी आनी शुरू हो जाती है BaCl2 की. तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. अगेन अगर आप स्टेटमेंट 2 पे भी जाओगे, इसमें भी लगभग सेम ही है. तो जब HCl बस थ्रो करते हैं सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो NaCl में भी क्या होता है कि सेम फंडा लगेगा. बस इस केस में क्या हो जाएगा, अब NaCl है वो Na प्लस और Cl नेगेटिव, HCl डालते हो तो H आयन प्लस Cl नेगेटिव, कॉमन आयन इफेक्ट्स, कॉमन आयन इफेक्ट है तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड, वही सेम. अब NaCl अनडिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, अनडिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, तो अब NaCl बनना स्टार्ट हो जाता है इसमें वापस. ठीक है, प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ओनली. आप कुछ और फर्क डाल सकते हो कि इसमें इसका सोल्युबिलिटी, देखिए बहुत सारे जो लोग हैं बहुत सारे रीजंस देंगे, लेकिन जो ओवरऑल मेन कंसेप्ट है इसका वो कॉमन आयन इफेक्ट ही है. कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ही ये पीछे जाना शुरू हुआ था, ओवरऑल जो अम्ब्रेला टर्म है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. तो जो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. Given below are two statements. Statement 1 है a buffer solution is the mixture of a salt and an acid or a base mixed in any particular quantities. Statement 2 है blood is naturally occurring buffer solution whose pH is maintained by this concentration. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बफर सॉल्यूशन और उसके एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है. तो अगर आप पहला स्टेटमेंट देखो, एक बफर सॉल्यूशन जो है एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि अगर उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम ऐड कर दें तब भी वो अपना जो pH है उसको रेजिस्ट करता है चेंज होने से. ठीक है, समझ में? उसका मतलब ये है कि जो बफर सॉल्यूशन है उसका जो pH है इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. ना जो बफर सॉल्यूशन है इज ऑफ 2 मेन टाइप्स. पहला होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर. जो एसिडिक बफर है वो बनता है आपका वीक एसिड और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से, जैसे कि CH3COOH हो गया आपका वीक एसिड और CH3COONA हो गया आपका सॉल्ट. जब आप बेसिक बफर की बात करते हो तो सेम वही वीक बेस प्लस वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट से, जैसे NH4OH हो गया वीक बेस और NH4Cl हो गया आपका सॉल्ट. अब जो स्टेटमेंट 1 में है वो बोलता है कि बफर सॉल्यूशन साल्ट और एसिड बेस का मिक्सचर है जो इन एनी पार्टिकुलर क्वांटिटीज में मिक्स्ड हो. देखो बफर बनाने के लिए जो एसिड या बेस यूज होता है वो वीक होना चाहिए. वीक एसिड लोगे या फिर वीक बेस.
और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट होना चाहिए। ये मैंडेटरी कंडीशन होती है इसमें। सो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl ये और उसका सॉल्ट ले लो NaCl मिक्स करते हो तो वो बफर सॉल्यूशन नहीं बनता, ठीक है। और जो दूसरी बात क्या है कि इन एनी पर्टिकुलर क्वांटिटीज की जो इन्होंने बात की है, देखो आइडियली क्या होता है, बफर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है जब वीक एसिड या बेस है जो और उसके सॉल्ट की कंसंट्रेशन लगभग इक्वल होती है या बराबर, यानी 1:1 मोलर रेशियो में हो और बफर एक्शन के लिए दोनों कंपोनेंट्स सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर एक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा या बहुत कम हुआ तो बफर कैपेसिटी इसकी खत्म हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 में अगर आप देखो तो कि 2 गलतियां हैं। पहला क्या है कि जो सॉल्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या है, इसमें इन्होंने वीक मेंशन नहीं किया एक तो, है ना। और इन एनी पर्टिकुलर क्वांटिटीज ये दूसरी गलती है इनमें, क्योंकि बफर कैपेसिटी कंसंट्रेशन का जो रेशियो है यानी 1:1 वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। देखो ये जो स्टेटमेंट है ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो जो ह्यूमन ब्लड है ना उसका जो pH बहुत ही नैरो रेंज में मेंटेन होना चाहिए, जैसे कि 7.35 से लेके 7.45 के बीच। और अगर इसमें ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे तो वो थोड़ा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। तो ब्लड का जो pH है कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए नेचर ने उसमें बफर सिस्टम्स दिए। इन बफर सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोकार्बोनेट बफर सिस्टम। देखो बायोकार्बोनेट बफर सिस्टम में जो H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड वीक एसिड की तरह एक्ट करता है और HCO3 नेगेटिव यानी बाइकार्बोनेट आयन उसका कॉन्जुगेट बेस या सॉल्ट कंपोनेंट की तरह एक्ट करता है। ओके, सो आप इसको ऐसे समझो कि CO2 प्लस H2O क्या बनाते हैं, H2CO3। H2CO3 फर्दर कैसे H आयन प्लस HCO3 में ब्रेक हो रहा है ना, मेन रिएक्शन। तो ये सिस्टम ब्लड में एक्सेस एसिड और एक्सेस बेस दोनों को न्यूट्रलाइज करके pH को स्टेबलाइज करता है। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट 2 है ये एकदम करेक्ट है। ब्लड एक नेचुरल बफर है और उसका जो pH कंट्रोल H2CO3 और HCO3 नेगेटिव के कंसंट्रेशन रेशियो पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। For a sparingly soluble salt AB2, the equilibrium concentration of A2 plus ions and B negative ions are this and 0.24 into 10⁻³ molar respectively, ठीक है। The solubility product of AB2 is, देखो हमें यहाँ पे एक sparingly soluble salt दिया गया है जिसका फॉर्मूला क्या है आपका AB2 और हमें उसके आयंस की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी है और हमें क्या निकालना है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP निकालना है ऑफ AB2। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि AB2 पानी में डिसोल्व करके कौन सा आयंस देता है। यानी अगर इसको डिसोल्व करते हो तो एक तो होगा A2 प्लस और ये क्या हो जाएगा 2B नेगेटिव, ठीक है। तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट का जब एक्सप्रेशन आप बनाते हो KSP विल बी इक्वल टू A2 प्लस और इंटू B नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है वैल्यू रखे तो A2 प्लस क्या दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻4 और B नेगेटिव क्या दिया है 0.24 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ओके, अब बच्चों ये सिंपल कैलकुलेशन है, आई होप आप ये कर ही लोगे, है ना। यानी 1.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.24 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁶, ये 10⁻10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, इसका जो KSP आ जाएगा वो आ जाएगा 6.912 इंटू 10⁻12, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये कैलकुलेशन कर लेना आप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 6.912 10⁻12, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस।